Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer discussion of the chapter 4. That is, the name of the chapter is The World of Metals and Non-Metals. It is the fourth chapter from the class 7 science book, and the explanation of the chapter has been discussed earlier. If you haven't watched it, the link will be provided in the description box, or you can go and watch it on the channel. Okay, आप चैनल पे जा करके चैनल चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। आसान शब्दों में हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो में ये वीडियो जो है ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। मतलब इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फोर्थ चैप्टर का, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पढ़ाई लिखाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए या आप मैथ और साइंस से रिलेटेड ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बट दीज ऑनलाइन ट्यूशंस और क्लासेस आर पेड, ठीक है, इसमें आपको पैसा पे करना पड़ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो। या फिर बच्चों आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर तो जिनको आता है उनका रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। So the chapter which we are going to, the question answer of the chapter which we are going to discuss in this video is the world of metals and non-metals. ओके, तो अगर आप ये पीडीएफ को भी रीड करना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आप जाकर के इसको रीड कर सकते हो। ओके, तो इस पीडीएफ में स्टार्ट होता है वन लाइनर्स से, इंपॉर्टेंट वन लाइनर से। जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, उसको डिस्कस किया गया है यहाँ पे। एंड फर्दर यस, फर्दर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे, दैट इज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है, विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक फूड पैकेजिंग मटेरियल्स एज इट इज चीपर एंड इट्स थिन शीट्स कैन बी फोल्डेड इजीली इनटू एनी शेप। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको फूड पैकिंग मटेरियल्स के पैकेजिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा मेटल है जिसको फूड पैकेजिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सस्ता भी होता है और इसको थिन शीट्स में भी ये थिन शीट्स में भी पाए जाते हैं, और मतलब इसको बनाया जा सकता है ताकि इसको आसानी से फोल्ड करके किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड गोल्ड। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा एल्यूमिनियम। अगर रीजन क्या है इसके पीछे कि एल्यूमिनियम इज लाइट वेट, चीप, मेलिएबल। मेलिएबल मतलब कि दैट कैन बी इजिली बीटन इनटू शीट्स एंड नॉन रिएक्टिव विथ फूड मेकिंग इट आइडियल फॉर पैकिंग। और एल्यूमिनियम जो है वो फूड से यानी भोजन से रिएक्ट भी नहीं करता है, तो इसलिए वो आइडियल होता है पैकिंग के लिए भी। सो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर एल्यूमिनियम। और सेकंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ वाटर। इनमें से कौन सा मटेरियल जो है, कौन सा मेटल जो है उसमें आग लग जाता है जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक एंड सोडियम। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। ओके, तो सोडियम एक ऐसा मेटल है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है और ये वाटर और एयर के साथ बहुत ही तेजी के साथ रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स विग्रेसली प्रोड्यूसिंग हीट एंड कैचिंग फायर, सो इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। ठीक है, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है जिससे हीट भी मतलब गर्मी भी उत्पन्न होती है और आग भी निकलता है जब इसे केरोसिन में रखा जाता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। और तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम, विच कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर। So to answer my second question, our third question is, state with reasons whether the following statements are true or false। reasons के साथ बताना है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है कि एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। एल्यूमिनियम और कॉपर जो है वो नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैच्यूज, जिनका इस्तेमाल किया जाता है यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने के लिए या फिर स्टैच्यूज यानी मूर्ति बनाने के लिए। सो इट इज फॉल्स। ओके, तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम और कॉपर जो है ये नॉन मेटल नहीं होता है, बिकॉज एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर मेटल्स not non-metals. Therefore, the statement provided here is false. Okay. Second statement is, metals form oxides when combined with oxygen. मेटल जो है वो ऑक्साइड्स बनाते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। ओके, मेटल्स वो ऑक्साइड बनाते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। और जिसका सॉल्यूशन मतलब वो जो ऑक्साइड है उसका सॉल्यूशन यानी अगर उसको वाटर में सॉल्युबल वाटर में घोला जाए, उसको मिलाया जाए उसको, तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में भी कन्वर्ट करता है। सो इट इज फॉल्स। ओके, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, वो ऑक्साइड्स बनाते जरूर हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद मेटल्स जो हैं वो ऑक्साइड्स बनाते जरूर हैं, बट दे आर बेसिक इन नेचर एंड दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ना कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। नॉट द अदर वे अराउंड, ना कि दूसरे तरीके से। ओके, सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वो बेसिक नेचर के होते हैं तो इसलिए वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो
false. It was our second statement. Our third statement is ऑक्सीजन इज नॉन मेटल एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन जो है वो एक नॉन मेटल है जो सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन. सो इट इज ट्रू. ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है और ये सांस लेने के लिए जरूरी भी है. ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एंड इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है और सांस लेने के लिए बहुत जरूरी भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. So this is the third statement जो कि true है. Our fourth statement is copper vessels are used for boiling water because they are good conductors of electricity. ये कॉपर वेसल्स जो हैं वो पानी गर्म करने के काम आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं. सो इट इज फॉल्स. ओके, जो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. विच इज वाई इट इज यूज्ड इन बॉइलिंग वाटर. इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है पानी गर्म करने के लिए, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है, इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से नहीं. थर्मल कंडक्टिविटी यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है. ठीक है, ऐसा नहीं कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है. लेकिन बॉइलिंग वाटर के केस के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया गया है वो बॉइलिंग वाटर के लिए दिया हुआ है और उसके पीछे का रीजन दिया हुआ है कि कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नो, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट. Therefore, it is used in boiling water, not because of its electrical conductivity. So, this statement is false. Copper vessels are used for boiling water because they are good conductor of electricity. The correct statement will be copper vessels are good for boiling water because they are good conductors of heat. Alright, so these were the statements which are given in the third question. Our fourth question is, why are only a few metals suitable for making jewelry? कुछ metals ही क्यों हैं जो कि ज्वेलरी बनाने के लिए suitable हैं, जो कि उपयोग में आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ओनली अ फ्यू मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम. ठीक है, कुछ ही मेटल्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम हो गए, आर सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज दे आर, क्योंकि ये जो है हाईली मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं. मेलिएबल मतलब कि इनको पीट करके पतला भी बनाया जा सकता है और इनको घींच के तार के आकार भी दिया जा सकता है. बिकॉज दे आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल. दे आर अट्रैक्टिव एंड लस्टरस. ये बहुत ही अट्रैक्टिव भी होते हैं और चमकदार भी होते हैं, लस्टरस भी होते हैं. डू नॉट कोरोड और रस्ट इजली. ठीक है, इनमें जंग नहीं लगता है और ये घिसते नहीं है जल्दी से. नॉन रिएक्टिव विथ एयर एंड मॉइस्चर. दे आर ऑल्सो नॉन रिएक्टिव, मतलब हवा और नमी में इनमें कोई असर नहीं होता है ज्यादातर. देयरफॉर फ्यू मेटल्स आर ओनली यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी विच आर गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम. ऑलराइट, इट वाज आंसर टू आवर फोर्थ क्वेश्चन. Our fifth question is, match the uses of metals and non-metals given in column 1 with the jumbled names in column 2. ये तो कॉलम 1 में कुछ यूजेस दिए हुए हैं और कॉलम 2 में मेटल्स और नॉन मेटल्स के नाम दिए हुए हैं जो कि जंबल वर्ड में है, तो उसी को मैच करना है यहाँ पे. तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना कि यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तो आंसर में हो जाएगा कॉपर. मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, ऑक्सीजन. प्लांट्स ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट आर एडेड, तो नाइट्रोजन. प्लांट जो है वो ज्यादा हेल्दी ग्रो करते हैं जब फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन मिले होता है. यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन. क्लोरीन जो है वो वाटर प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है. तो ये करेक्ट यहाँ पे बनाया गया है, इसको आप पॉज करके इसको लिख लेना बच्चों. ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, सब जंबल्ड थे. Alright, so it was answer to our fifth question. Our sixth question is, what happens when oxygen reacts with magnesium and sulfur? क्या होता है जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम और सल्फर से रिएक्ट करता है? ठीक है, अब यहाँ दो मटेरियल्स के नाम दिए हुए हैं, एक मैग्नीशियम, दूसरा सल्फर. तो एक जो हमारा मेटल हो गया मैग्नीशियम और सल्फर जो हमारा नॉन मेटल हो गया. फर्दर, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड? ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बना उसके बीच में मेन डिफरेंस क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, when magnesium reacts with oxygen, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, it forms magnesium oxide which is basic in nature. ठीक है, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि बेसिक नेचर का है. ओके, वहीं when sulfur reacts with oxygen, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, it forms सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, तब ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है which dissolves in water to form sulfurous acid which is acidic in nature, जो कि पानी में घुलता है सल्फ्यूरस एसिड बनाने के लिए जो कि एसिडिक नेचर का होता है. ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का हो गया, अब सल्फर का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का हो गया. सो दीज आर द डिफरेंसेस इन द प्रोडक्ट ऑफ दीज नेचर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. और इनका केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे दिया हुआ है 2MgO2. ओके, MgO2 ये वाला लाइन यहाँ से हटा देना बच्चों. ठीक है, ओके, 2MgO2 प्लस MgO, ये भी यहाँ पे नहीं आएगा, 2MgO, here it will be up to this. ये 2Mg plus O2 gives 2MgO. एंड ये मैग्नीशियम के केस में हो गया और सल्फर के केस में S plus O2 gives SO2 और वही जब वाटर से मिलता है तो H2SO3. सो मैग्नीशियम का ऑक्साइड वो बेसिक नेचर का हुआ और सल्फर का ऑक्साइड वो एसिडिक नेचर का हुआ.
सो ये था इसका फॉर्मेशन कि क्या होता है जब मैग्नीशियम और सल्फर रिएक्ट करता है। अब मेन डिफरेंस कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक वेयर सल्फर ऑक्साइड इज एसिडिक। Alright, so it was answer to our sixth question. Our seventh question is कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अब एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है बुक में, आप लोग इसको देख सकते हो। फ्लो चार्ट दिया हुआ है तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क जहां पे दिया हुआ है उसकी जगह पे क्या आएगा आंसर में। ठीक, तो ये यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया गया है कि क्या आएगा यहाँ पे। तो पहला वाला क्वेश्चन मार्क जो है वहां पे आ जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एयर और हीट के प्रेजेंस में ऐश बनाएगा, ऐश मतलब राख बनेगा। और फिर उसमें जब वाटर मिला जाएगा तो वो जो सॉल्यूशन का ऐश है और उसमें ब्लू और रेड लिटमस सॉल्यूशन अगर मिक्स किया जाएगा तो जो ब्लू लिटमस जो है वो नो चेंज शो करेगा और वहीं जो रेड लिटमस पे है वो जो ब्लू कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, वही अभी हम लोग ने जाना है यहाँ पे कि मैग्नीशियम यानी मेटल्स का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटल्स का जो ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। Alright, so it was answer to our seventh question. Our eighth question is you are provided with the following materials. आपको दो कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं। Discuss which material would be your choice to make a pan that is most suitable for boiling water and why. ठीक है, तो अब इसमें से डिस्कस करना है बताने के लिए कि कौन सा मटेरियल जो है एक पैन बनाने के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। अब पैन कहने का मतलब कि तवा। ठीक है, तो तवा बनाने के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, चाहे वो पानी गर्म करने के लिए या किसी भी चीज के लिए हो। तो जो मटेरियल्स दिए वो कौन कौन से, तो आयरन, कॉपर, सल्फर, कोल, प्लास्टिक, वुड एंड कार्डबोर्ड। सो दीज आर द मटेरियल्स व्हिच हैज बीन गिवन हियर। इसका जो आंसर हो जाएगा कि कॉपर वुड बी द बेस्ट चॉइस बिकॉज इट इज अ मेटल एंड अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर जो है इसका बहुत ही अच्छा आंसर रहेगा, बहुत ही बढ़िया चॉइस रहेगा। क्यों? क्योंकि एक मेटल भी है और वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, हीट इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से कंडक्ट करता है, अलाउइंग वाटर टू बॉयल क्विकली एंड एफिशिएंटली। अब जिसकी मदद से वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो इसकी मदद से वाटर जो है बहुत तेजी से गर्म भी होगा और एफिशिएंटली भी गर्म होगा। इट इज ऑल्सो ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये मजबूत भी होता है और लंबा टिकने वाला भी होता है, लंबा चलने वाला भी होता है। तो कॉपर के लिए या जो जितने भी हम मटेरियल्स के नाम दिए हुए हैं इसमें से कॉपर जो है बेस्ट चॉइस है। ऑलराइट, सो इट वाज आंसर टू आवर 8th क्वेश्चन। आवर 9th क्वेश्चन इज यू आर प्रोवाइडेड विद 3 आयरन नेल्स। आपको 3 आयरन नेल्स दिए गए हैं। ओके, यू आर प्रोवाइडेड विद 3 आयरन नेल्स ईच डिप्ड इन ऑयल, वाटर एंड विनेगर। तीनों आयरन नेल्स जो हैं उसको पानी, एक को पानी में डुबाया गया है, एक को पानी में ऑयल में डुबाया गया और दूसरे को विनेगर में डुबाया गया है। विच आयरन नेल विल नॉट रस्ट एंड वाई। कौन सा आयरन का जो नेल है उसमें जंग नहीं लगेगी और क्यों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि द आयरन नेल डिप्ड इन ऑयल विल नॉट रस्ट। वो आयरन, वो कील जो कि तेल में डूबा हुआ था, ऑयल में डूबा हुआ था, तो उसमें जंग नहीं लगेगी। वाई? रीजन क्या है इसके पीछे का कि ऑयल फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड वाटर। ऑयल जो है उस नेल के चारों तरफ में एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देगा जो कि उसको प्रिवेंट करेगा एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से। विच आर बोथ रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। ठीक है, तो जंग लगने के लिए रस्टिंग यानी ब्राउनिश कलर का जो कोटिंग हो जाता है आयरन के ऊपर में, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए या फिर वो होने के लिए एयर एंड मॉइस्चर, एयर या वाटर दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रस्टिंग के लिए। वहीं जब ऑयल में डिप्ड नेल जो है उस वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म किए हुए रहेगा जिसकी मदद से उस पर रस्टिंग नहीं होगा। सो इसका जो आंसर हो जाएगा कि द आयरन नेल विच इज डिप्ड इन ऑयल will not get rust because it will prevent to get in contact with air and water. So it was answer to our 9th question. Our 10th question is how do the different properties of metals and non-metals determine their uses in everyday life. Okay, तो metals और non-metals की जो अलग-अलग properties हैं वो उनकी यूजेस को कैसे डिटरमाइन करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिगार्डिंग कहा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा मेटल्स जो है वो लस्टरस होते हैं, यूज्ड इन ज्वेलरी, गहने बनाने के काम आते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो हीट के गुड कंडक्टर्स है विच इज यूज्ड इन कुकवेयर। ठीक है, हीट जो है उसमें ज्यादा मात्रा में सप्लाई होता है तो इसलिए वो बर्तन बनाने के काम भी आते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं तो इसलिए उनको वायर बनाने के काम भी आता है। whereas furthermore metals are also malleable and ductile which is used in making foils and wires। तो वो metals जो हैं वो malleable भी होते हैं, ductile भी होते हैं तो इसलिए उनकी मदद, उनके लिए foils और wires बनाने में भी बहुत ही मददगार होते हैं। So these are the different properties of metal which are used in everyday life, that is they are lustrous for making jewelry, good conductors of heat for making utensils, cookware, good conductor of electricity, therefore they are used in making wires, and malleable and ductile to making foils and wires। Right, now regarding non-metals, दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ, एग्जाम्पल ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ओके, हम लोग ऑक्सीजन को देख भी नहीं पाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सांस ले रहे हैं, इनहेल ले रहे हैं, हम लोग को जिंदा रखने में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो इसलिए क्योंकि एसेंशियल पार्ट है हमारे लाइफ के लिए। सेकंड की यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन।
ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, एक केमिकल है जो कि फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए प्यूरिफिकेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, नॉन मेटल को क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन। वही आएंगे चौथा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में, यूज्ड नॉन कंडक्टिव, ठीक है, यूज्ड एज इंसुलेटर्स विच आर नॉन कंडक्टिव, कि इंसुलेटर्स के तौर पे काम आते हैं जो कि नॉन कंडक्टिव होते हैं। अब इंसुलेटर्स कहने का मतलब या तो हमें इलेक्ट्रिसिटी से बचाता है, हमें हीट से बचाता है, तो हाउ एंड व्हाई, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग अस, because they are forming an insulative layer or protective layer around the metals which protect us from the either from electricity or from heat. Therefore they are used as insulators, or they are non-conductivity. So the physical and chemical properties of metals and non-metals define their specific applications. तो इसीलिए physical और chemical properties जो है metals और non-metals का, उसका एक specific applications को define करता है. Alright, so it was answer to our 10th question. Our 11th question is, one of the methods of protecting iron from getting rusted is to put a thin coating of zinc metal over it. आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए एक मेथड है कि उसके ऊपर जिंक मेटल का कोटिंग कर दिया जाए. सिंस सल्फर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, कैन इट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस. तो अब सल्फर जो है वो भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो क्या उसको आयरन के ऊपर कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जस्टिफाई योर आंसर. ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नो, सल्फर कैन नॉट बी यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. ठीक है, भले ही सल्फर पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सल्फर का इस्तेमाल आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए रस्टिंग से नहीं किया जा सकता है. व्हाई? इसका रीजन क्या है कि सल्फर इज अ नॉन मेटल, सल्फर एक नॉन मेटल है, एंड इट डज नॉट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर और आयरन, और ये आयरन के ऊपर में जिंक की तरह प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बना सकता है. ठीक है, भले ही वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जिंक की तरह प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बना सकता आयरन के ऊपर में. इट इज ऑल्सो ब्रिटल एंड नॉन एडहेसिव. ठीक है, ये ब्रिटल भी होता है कि अगर इसका सॉलिड फॉर्म को अगर तोड़ा जाएगा तो वो चकनाचूर हो जाएगा, और नॉन एडहेसिव भी, ये चिपकने वाला भी नहीं है टू दी जिंक, टू दी आयरन. ठीक है, जैसे जिंक का कोटिंग हो जाएगा तो उसी तरीके से सल्फर का कोटिंग नहीं हो पाएगा. Further, zinc on the other hand forms a strong adherent and protective coating. वहीं दूसरी तरफ जिंक जो है एक मजबूत, जब पकने वाला पूरा बढ़िया से उसको पकड़ ले, और प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है थ्रू गैल्वेनाइजेशन एंड प्रिवेंट्स एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर. ठीक है, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच कोटिंग ऑफ जिंक इज अप्लाइड ऑन द आयरन. ठीक है, गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसकी मदद से जिंक का कोटिंग किया जाता है आयरन के ऊपर में, गैल्वेनाइजेशन की मदद से. अब इससे क्या है कि इससे ऑक्सीजन, एयर और मॉइस्चर यानी वाटर से प्रोटेक्ट होता है आयरन. तो वही सल्फर का इस्तेमाल जिंक की जगह पे नहीं किया जा सकता है. सो इट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर आवर 11th क्वेश्चन, दैट इज कि जिंक का इस्तेमाल होता है कोटिंग के लिए आयरन के ऊपर ताकि उसको रस्टिंग ना हो, तो सल्फर का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? तो नहीं किया जा सकता है. Alright, so it was answer to our 11th question. Our 12th question is, an iron smith heats iron before making tools. एक आयरन स्मिथ यानी जो लुहार है, जो लोहे का काम करने वाला है, वो लोहे को गर्म करता है उससे औजार बनाने से पहले. Why is heating necessary in this process? ठीक है, तो अब जो वो लोहे का काम करने वाला है, लोहे से औजार बनाने वाला है, बर्तन बनाने वाला है, जो भी चीज बना रहा है, उसको गर्म करना पड़ेगा, उसको आकार देने के लिए, उसको शेप देने के लिए. तो ये प्रोसेस जो है वो क्यों जरूरी है, क्यों नेसेसरी है? तो इसका आंसर है कि हीटिंग मेक्स आयरन सॉफ्ट एंड मेलिएबल. गर्म करने से आयरन जो है वो थोड़ा नरम हो जाता है और मेलिएबल भी हो जाता है. मेलिएबल कहने का मतलब कि उसको और आसानी से पतला किया जा सकता है, उसको चपटा बनाया जा सकता है. allowing the iron smith to easily shape it into tools. अब जिसकी मदद से आयरन स्मिथ जो है, जो लोहार है, जो लोहे का काम करने वाला है, उसको और आसानी से उसको टूल का जैसा भी औजार उसको बनाना है उसका आकार वो दे सकता है. एट हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे आयरन बिकम्स रेड हॉट एंड मोर फ्लेक्सिबल. ओके, तो ज्यादा टेम्परेचर पे आयरन जो है वो ज्यादा लाल हो जाता है और ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, मेकिंग इट इजियर टू हैमर एंड मोल्ड इनटू डिजायर्ड फॉर्म्स. ठीक है, जिसकी मदद से उसको पीटना आसान हो जाता है और उसको डिजायर्ड फॉर्म्स देना भी आसान हो जाता है. Therefore, it is necessary to heat iron before making it or molding it into desired forms, or before making it into tools. So it was answer to our 12th question, and this was the last question for the question answer discussion of the chapter, the world of metals and non-metals. ऑलराइट बच्चों, तो अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको वीडियो समझ में आया है तभी आप यहाँ तक बने हुए हो. आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके,
कोशिश करूंगा कि डाल दूं, फिलहाल तो अभी ऐसा हो नहीं पाया है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको डाल दूं यहाँ पे। फर्दर अगर आपको जेके ऑनलाइन क्लासेस से ट्यूशन का हेल्प चाहिए, मैथ और साइंस का ट्यूशन अगर पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन, तो फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, ठीक है। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। इसके अलावा फ्री वाले सर्विसेज क्या है कि आप वेबसाइट पे जाकर के इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अगर दिया हुआ है, ठीक है, मैं अगर डाल दिया रहूंगा, नहीं तो किसी भी पोस्ट में जाकर के आप कमेंट करके अपने सवाल को पूछ सकते हो, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया वो था चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। कैसा लगा है, यूजफुल रहा होगा वीडियो में, याद बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके, ठीक है। इतना भी रूड मत हो, ठीक है, उनको भी पढ़ाई में मदद करो। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना। और जाने से पहले यूट्यूब जो है, चिकन एंड क्लासेस जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, क्वाडा पे भी है, सभी जगह लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहना। या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।